हेलो गाइस, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल CGL क्रैकर में। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2 मार्च की जो तीसरी शिफ्ट हुई थी हमारे RPF कांस्टेबल की 2025 में। तो इस शिफ्ट का हम जो है आज की तीसरी शिफ्ट का हम जो है सॉल्यूशंस देखेंगे मैथ के सभी 35 क्वेश्चनों का। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगा करे तो एक वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, ठीक है। तो चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए ले चलते हैं आपको क्वेश्चंस की ओर। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर ये है कि सीमा ने एक निश्चित मूल्य पर एक मोबाइल और लैपटॉप खरीदा है। मोबाइल को उसने 10% के लाभ पर और लैपटॉप को उसने 25% के लाभ पर बेचा है। उसने पाया कि मोबाइल का क्रय मूल्य जो है विक्रय मूल्य के बराबर है किसके, लैपटॉप के। तो उसका हमें लाभ परसेंट निकालना है। देखिए सबसे पहले ये 10% के लाभ को उसने मोबाइल में बेचा, मोबाइल को उसने 10% के लाभ पर बेचा है, ठीक है। तो 10% के लाभ का मतलब क्या है, 10 की जब हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 1/10, ठीक है। और इसकी जब और लैपटॉप को उसने जो है 25% के लाभ पर बेचा है, तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो हो जाएगी हमारी 1/4, ठीक है। कैसे निकाली जाती है, परसेंट हटा के बटे में 100 कर देते हैं तो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू से सवाल कैसे सॉल्व होते हैं। देखिए जो नीचे लिखा रहता है उसको हम मानते हैं CP, यानी कि उसने अगर 10 में कोई वस्तु खरीदी और जो ऊपर लिख कर रहता है वो लाभ या हानि जो भी हो, तो देखो इसमें लाभ हुआ है यानी कि 1 रुपये का उसको लाभ हुआ। 10 रुपये में उसने मोबाइल खरीदा मान के चलो, और 1 रुपये का लाभ हुआ यानी कि उसने बेचा कितने में होगा, 11 रुपये में बेचा होगा, ठीक है। ये CP है यहाँ पर, ये SP है। और लैपटॉप उसने यहाँ पर देखो 4 रुपये में मान के चलो हमने खरीदा था उसने, और 1 रुपये का लाभ हुआ उसे, तो उसने बेचा कितने में होगा, 5 रुपये में बेचा होगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब जो एक लाइन इसने ये कही है यहाँ पर कि मोबाइल का जो क्रय मूल्य है और जो लैपटॉप का विक्रय मूल्य है वो दोनों बराबर हैं। देखो कहने का मतलब क्या है कि ये जो मोबाइल का जो क्रय मूल्य CP यानी कि जो 10 है ये, और लैपटॉप का विक्रय मूल्य है, ये दोनों बराबर हैं। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें इसमें 2 का गुणा करना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 4 की जगह पे हो जाएगा 8 और 5 की जगह पे हो जाएगा 10, 2 का गुणा करने पर, ठीक है। यानी कि उसने लैपटॉप 8 में खरीदा, 10 में बेचा। अब आप लोग देख सकते हैं कि मोबाइल का क्रय मूल्य और लैपटॉप का विक्रय मूल्य दोनों बराबर हो गए हैं, ठीक है। अब देखिए अब हमें निकालना है टोटल लाभ कितना हुआ, यानी कि 10 रुपये का उसने मोबाइल खरीदा था, 8 रुपये का उसने लैपटॉप खरीदा था मान के चलते हैं, ठीक है। तो टोटल उसके कितने 18 रुपये खर्च हुए। यहाँ पर 11 रुपये में बेचा उसने मोबाइल और 10 रुपये में बेचा उसने लैपटॉप, तो यानी कि उससे कितने का 21 रुपये का यहाँ पे उसने दोनों चीज़ें बेची। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि लाभ उसको कितने का हुआ। लाभ उसको हुआ यहाँ पर 18 से 21 मतलब बढ़ गया, 18 में खरीदा 21 में बेचा, यानी कि 3 रुपये का लाभ हुआ। और लाभ बटे क्रय मूल्य लिखते हैं, क्रय मूल्य दोनों का 18 था, मल्टीप्लाई करवा देंगे यहाँ पर 100 से, तो परसेंटेज निकल आएगा हमारा, ठीक है। 3 से इसको काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 छंग 18, ठीक है। एक बार इसको 2 से और काट देंगे तो 2 3 6 और 2 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 50 ऊपर, ठीक है। कितना आ जाएगा 50, यानी कि 50/3% का उसको लाभ हुआ। अब 50/3% को जब हम सही बटे में लिखेंगे तो 16 सही 2/3% हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 16 थी 48, 48 हो तो 50/3, ठीक है। चलिए ले चलते हैं आपको दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है कि 19, 57, 81 और y समान अनुपात में है, तो y का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो y का मान निकालने के लिए देखो इसमें कुछ नहीं करना है। देखो समान अनुपात में है तो इनको पहले लिख लेंगे 19:57, और यहाँ पर समानुपात का निशान लगाएंगे 81:y। जब इस तरीके का सवाल जब आ जाए आपके सामने अनुपात निकालने के लिए, तो सिंपली क्या किया जाता है कि जो बाहर बाहर के होते हैं उनका गुणा और जो अंदर अंदर के होते हैं उनका गुणा करा के बराबर में कर दिया जाता है। यानी कि जब 19 का गुणा y में कराएंगे तो ये आएगा 19y, ठीक है, बराबर लगाएंगे। जब 57 का गुणा 21 में कराएंगे तो ऐसे लिख देंगे इसको 57 गुणा 81। अब इसका गुणा नहीं कराएंगे हम, ठीक है, क्योंकि गुणा कराएंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, हमें तो कैलकुलेशन कम से कम करना है, ठीक है। तो इसको देखो यहाँ से ये 19 से डायरेक्ट 57 3 बार में कट जाएगा, ठीक है, 19 थी 57, तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3 गुणे 81। अब जब 3 गुणे 81 आया है तो सीधे सीधे 3 का इसमें गुणा करा देंगे, 3 और 8 थी 24, यानी कि y का मान कितना आ गया 243, जो कि हमारा दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में आप लोगों को कह रहा है वो कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 446 487 को विभाजित करने पर 9 12 शेषफल प्राप्त हो, ठीक है। अगर हमें ऐसी संख्या निकालनी है कि जब इसको और इसको उस संख्या से विभाजित करें तो 9 और सब 12 शेषफल बचे, मतलब जब 446 को भाग करें तो 9 शेषफल बचे, और जब 487 को भाग करें तो 12 शेषफल बचे। तो इस तरीके के सवालों को करने में जो शेषफल बचता है उसको हम डायरेक्ट संख्या से घटा देते हैं। तो यहाँ पे घटाएंगे, 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 7 और 3 437 बचा। और जब इसमें से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 में से 5 जाएगा यहाँ पर 7 में से 2 जाएगा 5 और 8 में से 1 जाएगा 7 और 4 475, ठीक है। अच्छा, अब हमें ये जो दो संख्याएं मिल गई हैं 437 और 475, इन दोनों का हम निकालेंगे मासा,
क्या निकालेंगे, मासा। जो मासा होगा वही हमारा आंसर निकल के आएगा। देखो तरीका सिंपल है। सबसे पहले मैंने क्या किया कि पहली संख्या में भाग करने पर 9 शेषफल बच रहा था तो मैंने 9 इससे माइनस कर दिया पहली संख्या से। दूसरी संख्या में भाग करने पर हमें 12 शेषफल मिल रहा था तो हमने दूसरी संख्या से 12 माइनस कर दिया। इसके बाद जो संख्याएं आई हैं हमारी दोनों, इन दोनों का निकाल देंगे मासा, तो वही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 437 का और 475 का हम जब मासा निकालेंगे तो इसके कई सारे तरीके हैं, लेकिन मैंने आपको पिछले दोनों वीडियो में भी अपना वही बचपन वाला तरीका बताया था, तो उसी तरीके को लगाना है। बहुत ही स्पीड में हो जाता है दोस्तों। देखो 437 का जब 475 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगा 437। बस आपकी स्पीड अच्छी बन जाएगी जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पर 15 में से 7 जाएगा 8 बचेगा और 6 में से 3 जाएगा 3 बचेगा। 38 का भाग करेंगे अब कितने में, 437 में। मतलब जो शेषफल बचता है उसका भाग कर देते हैं इसके भाजक में। ठीक है, जिससे हम भाग करते हैं पहले। अब देखो कितनी बार जाएगा ये, अब जाएगा हमारा देखो 38 एक बार तो पूरा पहले जाएगा, फिर उसके बाद देखो पहले 38 एक बार पूरा कर दो यहाँ पर, और 8 5 13 57 बचा, फिर एक बार हो जाए, यानी 11 बार जाएगा ये। 11 बार जाने के बाद कितना बचा, 17 में से 8 गया, बचेगा यहाँ पर 9, और 4 में से 3 गया 1, 19 बचेगा। अब 19 का भाग कर देंगे 38 में, तो 19 दूनी 38। अब जो लास्ट का भाजक आता है हमारा, ठीक है, जब लास्ट में जो भाजक बचता है वही हमारा मासा हो जाता है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 19। यानी कि इस सवाल का कहने का मतलब ये था, जब 19 से हम 446 में भाग करेंगे तो 9 शेषफल बचेगा, और जब 19 से 487 में भाग करेंगे तो 12 शेषफल बचेगा। इसलिए मैंने शेषफल पहले ही घटा दिए थे। ठीक है, ताकि मासा निकालने में आसानी हो जाए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है यहाँ पर कि 6 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई वाले एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना है। देखो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। कहने का मतलब ये है कि ये भुजा जितनी होगी उतनी ही ये होगी और उतनी ही ये होगी। जैसे कि सवाल में हमें भुजा दी हुई है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। अब परिमाप निकालने के लिए देखो पहले परिमाप होता क्या है इसको मैं थोड़ी आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और आप लोग समझने की कोशिश करना। परिमाप होता है कि अगर हम यहाँ पर अभी खड़े हैं तो यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे इस भुजा पर, फिर इस भुजा पर चलेंगे, फिर इस भुजा पर चलेंगे और वापस वहीं आ जाएं जहाँ से चलना स्टार्ट किया था। जितनी दूरी तय करके आए हैं हम वो पूरी दूरी कहलाती है हमारा परिमाप। ठीक है, मतलब कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया और दूरी तय करने के बाद जितनी दूरी हम तय करके आ गए अपने प्रारंभिक स्थान पर, तो वो परिमाप कहलाता है। ठीक है, देखो सवाल सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, सीधा बात है कि परिमाप बराबर होता है 3 गुना भुजा समबाहु त्रिभुज का। लेकिन मैंने आपको बताया है कि परिमाप किसी भी चीज़ का आ जाए तो परिमाप वही कहलाता है कि जो हमने दूरी तय करी है टोटल वो कितनी है। तो देखो 6 भुजा इसकी थी, 6 भुजा इसकी थी और 6 भुजा इसकी थी, तो टोटल परिमाप कितना हो जाएगा हमारा, 6 त्रिक 18 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5वां। तो 5वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, दोनों सिरों पर नुकीली पेंसिल का संयोजन है किसका। देखो अच्छा, अब दोनों सिरों पर नुकीली पेंसिल, देखो पेंसिल कैसे होती है हमारी, पेंसिल नॉर्मली ऐसी होती है। ठीक है, लेकिन इसको जब हम लोग एक तरफ से छील देते हैं, मतलब नुकीला कर देते हैं, तो एक तरफ से ऐसी हो जाती है। लेकिन ये हमसे कह रहा है कि दोनों तरफ से छिली हो, तो दोनों तरफ से तो ये छिल गई ना इस तरीके से। ठीक है, अब दोनों तरफ से ये जब पेंसिल छिल गई है हमारी, तो देखो ये बेलन तो पहले बन ही रहा था। बेलन कैसे होता है हमारा, बेलन होता है ये, ठीक है, ये हमारा बेलन होता है। ठीक, तो बेलन तो ये बन ही रहा था, लेकिन शंकु भी होता है कैसा, शंकु होता है हमारा इस तरीके का। ठीक, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इसमें पेंसिल में कि ऊपर और नीचे दोनों साइड हमारे शंकु बन रहे हैं। ये यहाँ पर इस तरीके से ऐसे ये शंकु बनेगा, और यहाँ पर नीचे भी इस तरीके से ये शंकु बनेगा। लेकिन जो ये बीच में एरिया है ये वाला, ये यहाँ पर हमारा क्या है, बेलन है। तो दोनों सिरों पर अगर पेंसिल नुकीली है तो क्या क्या बनेगा वहाँ पे, बेलन बनेगा और शंकु बनेगा। ठीक है, देखो आयत इसमें बन नहीं सकता है, और आयत यहाँ पे भी नहीं और वर्ग यहाँ पे भी नहीं। ठीक है, तो आयत और वर्ग नहीं बनेंगे, बेलन और शंकु बनेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। 6वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि एक व्यक्ति 17 किलोमीटर पर घंटा की चाल से साइकिल चलाकर एक पुल को 42 मिनट में पार करता है। पुल की लंबाई याद करनी है। सिंपल है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, तो समय को पहले घंटे में चेंज कर लेंगे क्योंकि हमारा जो है चाल किलोमीटर पर घंटा में है और दूरी भी किलोमीटर में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको समय को जो है जब मिनट से घंटे में बनाएंगे तो इसमें 60 का भाग करेंगे। ठीक है, 6 से इसको काट देंगे, 6 7 42, 6 से काट देंगे इसको 10, यानी कि 7/10 हमारा क्या आ गया, टाइम आ गया। हमें निकालना क्या है, लंबाई यानी कि दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल कितनी है 17 और समय कितना है 7/10। 17 7 हो जाएगा 119 और बटे में 10 रहेगा, ये 10 हटेगा तो 11.9। जितनी जीरो होती है उतने के बाद दशमलव लगा दिया जाता है, यानी कि 11.9 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि तीसरे ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है यहाँ पर कि एक पाइप जल की टंकी को एक दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। मतलब एक पाइप है, ये पहला पाइप हो गया और ये दूसरा पाइप हो गया। ठीक है, पहला पाइप जो है दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। मतलब अगर दूसरे पाइप की क्षमता 1 है तो पहले पाइप की क्षमता 3 गुना तेज, यानी कि 3 गुना है, 3 है। यदि दोनों पाइप मिलाकर खाली टंकी को 37 मिनट में भर सकते हैं, यानी कि अगर दोनों पाइपों की क्षमता मैं जोड़ दूँ तो 4 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 4।
तो ये कितने मिनट में भर रहे हैं, 37 मिनट में ये सब मिलकर भरते हैं। ठीक है, दोनों पाइप मिलकर कितने मिनट में, 37 मिनट में। तो जब 4 का गुणा हम 37 में कराएंगे तो हमारा ये टोटल वर्क आ जाएगा। तो धीमे जल प्रवाह वाला पाइप अकेले टंकी को कितने समय में भर देगा। तो धीमे वाला कौन सा है, जिसकी क्षमता 1 थी। ठीक है, तो पहले तो टोटल वर्क निकालो कितना आएगा, ये आएगा टोटल वर्क 7 चौके 28 और 4 × 12 और 2 = 14, 148 आ जाएगा टोटल वर्क। अब हमें क्या निकालना है कि धीमा वाला, तो धीमे वाले की क्षमता 1 थी और 148 यूनिट हमें टंकी भरना है और इसकी क्षमता कितनी है 1। तो जब 148/1 करेंगे तो 148 ही आ जाएगा हमारा। ठीक है, यानी कि जो धीमे जल प्रवाह वाला पाइप है वो जो है 148 मिनट में टंकी को भर देगा। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा सवाल। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। ईसा किसी कार्य को 20 दिनों में करती है, ईसा स्मृति के साथ मिलकर 16 दिनों में करती है। ठीक है, मतलब ईसा अगर अकेले काम करती है तो वो करती है 20 दिनों में, और अगर ईसा और प्लस स्मृति दोनों लोग मिलकर काम करते हैं तो ये करते हैं 16 दिनों में। तथा ईसा स्मृति और अश्लेषा एक साथ मिलकर 8 दिनों में कर सकते हैं। अच्छा, अब 3 लोग हो गए यहाँ पर, ईसा, स्मृति और अश्लेषा तीनों मिलकर काम करते हैं तो 8 दिनों में कर देते हैं। ठीक है, उसी कार्य को ईसा और अश्लेषा कितने दिनों में करेंगे, मतलब हमें ईसा और अश्लेषा का निकालना कितने दिनों में कर सकती हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। पहले हमें सबसे पहले पता है कि जब इस तरीके के सवाल आ जाएं तो हमें सबसे पहले एलसीएम निकालना पड़ता है। ठीक है, 8 का, 16 का और 20 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा 80। जो एलसीएम होता है ये हमारा होता है टोटल वर्क। ठीक है, यानी कि हम इन सबको मिलकर कितना काम करना है, 80 काम करना है। तो अब इसके बाद जो है हमारा दूसरा काम होता है इफिशियंसी निकालने का, यानी कि यहाँ से जो ईसा की इफिशियंसी निकलेगी, ईसा की इफिशियंसी हो जाएगी 20 का भाग जब हम 80 में करेंगे तो 4 हो जाएगी। ठीक है, यानी ईसा की इफिशियंसी 4। ईसा प्लस स्मृति की इफिशियंसी 5 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 16 का भाग 80 में करेंगे 5 बार जाएगा। ठीक है, और ईसा, स्मृति और अश्लेषा इन तीनों की इफिशियंसी हो जाएगी 8 × 80 = 10। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ से देखो ईसा और स्मृति दोनों की इफिशियंसी 5 है और ईसा अकेले की स्मृति 4 है, तो क्या स्मृति बोल दिया, दोबारा समझो। ईसा और स्मृति की जो इफिशियंसी यानी क्षमता है 5 है और ईसा की क्षमता ओनली 4 है, तो स्मृति की क्षमता 1 नहीं हो जाएगी, बताइए। देखो ईसा की हमें 4 इफिशियंसी दी हुई है और दोनों की मिला के, ईसा की और स्मृति की मिला के 5 है, तो स्मृति की 1 इफिशियंसी होगी कि नहीं होगी, यानी कि स्मृति की क्षमता 1 हो गई हमारे पास। ठीक है, अब हमें निकालना है अश्लेषा का। अश्लेषा की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, देखो तीनों की इफिशियंसी हमारे पास 10 और ईसा और स्मृति की इफिशियंसी हमारे पास 5, तो ओनली अकेले अश्लेषा की स्मृति 5 नहीं हो जाएगी, बताइए क्यों। क्योंकि जब इन दोनों की मिलकर 5 है, ईसा और स्मृति की, तो अश्लेषा की 5 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि तीनों की मिला के 10 है, तो 5 और 5 10 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से हमने तीनों की अलग अलग एफिशिएंसी निकाल ली। अब हमसे पूछा क्या है कि ईसा और अश्लेषा कितने दिनों में कर सकती हैं। तो देखो ईसा की एफिशिएंसी 4 है, ठीक है, और अश्लेषा की एफिशिएंसी 5 है, तो दोनों को मिलाकर एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 9, और टोटल वर्क हमारा 80 था और इनकी क्षमता दोनों की 9 है, तो 80/9 जो है दिनों में ये काम दोनों मिलकर निपटा देंगी। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। सवाल कोई भी सवाल समझ में नहीं आता कमेंट जरूर करना कि हमें ये नंबर का सवाल समझ में नहीं आया है, तो हम उसका जो है अलग से वीडियो बना देंगे। ठीक, डोंट वरी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यदि ये लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 30% कम कर दी जाती है, इसकी ऊंचाई 224% बढ़ा दी जाए, आयतन में परिवर्तन ज्ञात करना। देखो इसकी जो है अगर हम चाहें तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो सकती है और बहुत छोटी भी हो सकती है। त्रिज्या कर रहा है 30% ज़्यादा, 30% कम कर रहा है, सॉरी 30% की जब हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो 3/10 आएगी हमारे पास। ठीक है, यानी कि त्रिज्या अगर हमारी पहले 10 थी तो त्रिज्या अब हो रही है हमारी 3 कम 7 हो जाएगी। ठीक है, ये नीचे वाली होती है पहले वाली, और जो कम की गई है वो ये है। तो 10 त्रिज्या पहले थी, 3 कम कर दिया उसने, तो कितनी हो गई 7। अब जब हम ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई हमारे पास 224% है। अच्छा 224% की जब हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 224/100 होगा यहाँ पर कि नहीं होगा, बताओ। अब इसको काटेंगे हम कितने से, 4 से कटेगा बिल्कुल कटेगा। 4 से काटेंगे, 4 × 5 = 20, 2 4 4 6 24, और 4 से इसको काटेंगे तो 25 बार में, यानी कि 56/25 आ गई इसकी क्या फ्रैक्शन वैल्यू। ऊंचाई जो है बढ़ी है हमारी, यानी कि ऊंचाई अगर हमारे पास पहले जो है 25 थी तो अब ऊंचाई 56 और बढ़ गई है। तो ऊंचाई 56 बढ़ने के बाद कितनी हो जाएगी, 6 × 5 = 11, 5 × 2 = 7 और 1 × 8 = 81, यानी कि ऊंचाई अगर पहले 25 थी और जब उसमें हम 224% बढ़ा देंगे तो 81 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब हमें आयतन में परिवर्तन निकालना है। तो हमें आयतन का पता होता है कि आयतन में त्रिज्या का स्क्वायर होता है, कोई भी आयतन हो। बेलन का आयतन क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, तो r² करना पड़ेगा, यानी कि ये त्रिज्या पहले 10 थी तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और अब त्रिज्या कितनी हो गई 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, यानी कि त्रिज्या का स्क्वायर कर देंगे और ऊंचाई का गुणा करवा देंगे। अब इन दोनों को जब गुणा करवाएंगे हम लोग तो यहाँ से हमारा आंसर निकल के आएगा। देखो 25 का गुणा 100 में करवाएंगे तो 2500, यानी कि पहले आयतन था हमारा 2500, लेकिन जब हम इसका गुणा करवाएंगे इसमें 49 का गुणा करवाना पड़ेगा हमें 81। देखिए जब 49 और 81 का गुणा कराएंगे तो यहाँ से आएगा हमारे पास कितना 39 69। ठीक है, मैंने गुणा अलग से करवाया है दोस्तों ताकि वीडियो का टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, 39 69 जो है
आएगा। यानी कि पहले जो आयतन था बेलन का 2500 था और 3969 बाद में हो गया वृद्धि और कमी करने के बाद। ठीक, अच्छा वृद्धि कितने की हुई, हमें तो वृद्धि निकालना है ना, कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो वृद्धि यहाँ से हुई है हमारी कितने की, इससे 2500 घटाएंगे तो 4 और 1 1469 बचेगा। कितना बचेगा, 1469 की वृद्धि हुई कितने में, 2500 में। परसेंटेज निकालना है तो 100 का गुणा और कर देंगे इसमें। ठीक है, अच्छा इसकी 2 जीरो से हम 2 जीरो यहाँ पर काट देंगे। ठीक, अब एक कैलकुलेशन का तरीका ये भी है कि इसमें मैं नीचे 4 का गुणा करा लूँगा, ऊपर भी 4 का गुणा करा लूँगा। ठीक है, अब जब 4 4 का दोनों में गुणा हो जाएगा तो यहाँ नीचे बन जाएगा 100, यानी कि 2 अंक बाद में दशमलव लगा दूंगा। ठीक है, तो 4 का गुणा इसमें जब पहले मैं ऊपर कराऊंगा तो कितना आएगा हमारे पास, देखो 4 का गुणा कराने के बाद 9 चौके 36 हासिल 3, 6 चौके 24 और 3 27 और 4 चौके 16 और 2 18 की 8 हासिल 1, 4 एकम 4 1 5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और यहाँ नीचे 25 चौके 100 था ना। ठीक है, 25 चौके 100 था, तो 100 था तो यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, यानी 58.76 आया है। तो देखो यार इसमें 58 भी है इसमें और 59 भी है, लेकिन हमें निकटतम पूर्णांक ज्ञात करना है। तो निकटतम पूर्णांक जब ज्ञात करना होता है तो दशमलव के बाद जब इसमें 5 से ज़्यादा बड़ी वैल्यू यानी कि 7 है तो हम पॉइंट के बाद की सब वैल्यूज हटा के 59% कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये जो है अगर 58.50 से नीचे होता तो उसको हम 58% लिखते, लेकिन ये 58.50 से ऊपर है इसलिए हमने इसको 58 से 59 कर दिया। ठीक है, चलिए ये इसका आंसर हो जाएगा 59% की बढ़ोतरी हुई है या फिर वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि एक दुकानदार को क्रमशः 75 रुपये 80 रुपये किलोग्राम वाले 2 प्रकार के चावलों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण का मूल्य 76.5 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। तो देखो इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है, 75 मूल्य था पहले, 80 मतलब 75 और 80 वाले को मिलाना है और मिलाने के बाद मूल्य कितना हो रहा है 76.5। सिंपली इसको यहाँ से घटा देंगे। ठीक है, 80 में से जब 76.5 जाएगा तो कितना बचेगा 3.5 ही बचेगा ना, हाँ 3.5। और जब 76.5 में से 75 जाएगा हमारे पास तो ये बचेगा 1.5। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, देखो अब देखो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपली इसका दशमलव से इसका दशमलव हटा देंगे, 5 से काट देंगे, 5 3 15 और 5 7 35, यानी कि 7:3 में हम जो है दोनों प्रकार के चावल को मिलाएंगे तब जाकर उसका मूल्य होगा 76.5 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि नितिन किसी कार्य को 7 घंटे में कर सकता है, प्रवीण उस कार्य को 21 घंटे में कर सकता है। ऋषि की सहायता से उन्होंने 3 घंटे में कार्य पूरा किया। अच्छा देखना है आपको, नितिन जो है करता है 7 घंटे में और प्रवीण जो है उसी कार्य को करता है 21 घंटे में। और नितिन, प्रवीण और ऋषि तीनों की मतलब मिलके, यानी कि जब ऋषि की सहायता से मिलके 3 घंटा में तीनों लोग मिलके काम कर देते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, लासा हो जाएगा इसका 21। ठीक है, 21 लासा आ जाएगा हमारे पास यहाँ से। तो देखो इसकी हम जब नितिन की कार्य क्षमता यानी इफिशियंसी निकालेंगे तो 7 21 3 हो जाएगा और 21 से कम 21, इसकी प्रवीण की 1 हो जाएगी और तीनों की मिला के निकालेंगे तो 7 हो जाएगी। ठीक है, अब हमसे पूछा है ऋषि अकेले उस कार्य को कितने घंटे में पूरा कर सकता है। अच्छा, नितिन की और प्रवीण की क्षमता की बात करी जाए तो 3 और 1 है, यानी कि दोनों की क्षमता अगर जोड़ दी जाए तो 4 हो जाएगी। अच्छा, तीनों की क्षमता 7 है, देखो यहाँ पर कि नितिन की, प्रवीण की और ऋषि की क्षमता तीनों की मिला दी जाए तो 7 है और यहाँ पर नितिन की क्षमता 3 है, प्रवीण की क्षमता 1 है, तो ऋषि की क्षमता हम ऐसे नहीं निकाल सकते, बताइए। तो ऋषि की क्षमता बराबर 3 1 4 और 7 में से 4 जाएगा उस तरफ तो 3 बचेगा, यानी कि ऋषि की क्षमता हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। तो ऋषि अकेले कितने घंटे में करेगा, टोटल काम 21 था हमारे पास और इसकी ऋषि की क्षमता 3 है, यानी कि इफिशियंसी 3 है। तो 3 कैसे हम भाग कर देंगे तो 3 7 21, यानी कि 7 घंटे में ऋषि जो है अकेला पूरा काम खत्म कर देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने, एक ऑनलाइन स्टोर ने दिवाली सप्ताह के दौरान अपने सभी प्रावधानों में 20% की छूट की घोषणा की है। यूपीआई भुगतान पर 50 रुपये की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। सारा ने यूपीआई भुगतान मोड का उपयोग करके 3190 रुपये में एक साड़ी खरीदी। साड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात करना है। देखो छूट वगैरह सब अंकित मूल्य में दी जाती है। ठीक है, और हमें जो है ये अंकित मूल्य नहीं दिया गया है तो हम अंकित मूल्य मानेंगे। यहाँ पर एक्स था, ठीक है, देखो एक्स जो है मान लिया करो, बहुत कहते हैं कि एक्स को नहीं मानना चाहिए, लेकिन मैं एक सजेस्ट करता हूँ कि एक्स थोड़ा सा मान लो, क्योंकि उसमें जो है बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आता है और कैलकुलेशन की कोई मिस्टेक नहीं होती है। ठीक है, तो एक्स था मान के चलो अंकित मूल्य, तो 20% की छूट की घोषणा करेगा तो 80/100 हो जाएगा इसका। ठीक है, लेकिन फिर उसने क्या किया कि 50 रुपये की और छूट दे दी। इतनी छूट तो दे ही उसने, लेकिन इसमें 50 रुपये की छूट उसने और दे दी, तो बराबर में कितने रुपये की मतलब उसको पड़ी बाद में 3190 रुपये की एक साड़ी उसको पड़ी। ठीक है, अब देखो 50 जाएगा उस तरफ जुड़ जाएगा, इसमें 3190 में 50 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये देखो यहाँ से मैं 50 को खत्म करके यहाँ 50 जोड़ूंगा जब, तो ये होगा कितना 0 9 5 14 की 4 हासिल 3240 हो जाएगा। यानी कि x गुणे यहाँ 0 से इसकी 0 काट दो, x गुणे 8/10 बराबर 3240। अच्छा, x बराबर कितना होगा 3240 गुणे 10, क्यों, क्योंकि 10 यहाँ पर बटे में था, उस तरफ जाएगा बराबर के तो गुणा में हो जाएगा। 8 यहाँ पर ऊपर गुणा में था तो नीचे आएगा यहाँ पर तो बटे में हो जाएगा। ठीक है, अब इसको काट देंगे, 8 चौके 32 और भाग नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, 8 5 40 और एक 0 यहाँ पर है 10 में, तो 40 50, यानी कि 4050 रुपये जो है उसका अंकित मूल्य था पहले। ठीक है, चलिए देखते हैं 13वां क्वेश्चन। एक 340 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है हमें। देखो
विपरीत दिशा में चल रही है। तो मैंने बताया था कभी भी चाल वाले सवाल कोई भी आए तो चाल बराबर दूरी बटे समय, हमें यही सूत्र याद रखना है बस, ठीक है। अब चाल इसमें एक बताया था मैंने कि अगर विपरीत जा रहा है कोई ऐसे विपरीत, तो चालें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। यानी कि जो रेलगाड़ी की चाल थी उसको मैंने मान लिया x किलोमीटर पर आवर, और जो व्यक्ति की चाल थी वो 4.5 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर। तो दोनों की चाल जुड़ जाएंगी, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में है तो इनको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए 5/18 गुणा करवा दूंगा। तो चाल बराबर कितना हो जाएगा, दूरी कितनी है 340, बटे समय कितना लग रहा है उसको 6 सेकंड, तो बटे में 6 कर दूंगा यहाँ से, ठीक। अब देखो इसकी कैलकुलेशन करेंगे यहाँ से, ये आएगा यहाँ से, इसको काटेंगे 6 × 18 3 बार में, ठीक है, और 5 से इसको काटेंगे 5 6 30 5 8 40 68 हो जाएगा। तो 68 को गुणा 3 में करवा देंगे, तो यहाँ पे 68 गुणा 3 हो जाएगा ना, ये 3 यहाँ पर बटे में था और 68 में उस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 8 3 24 की 4 हासिल 2, 6 3 18 और 2 20, 204 आ गया। बराबर में क्या था हमारे पास x + 4.5, ठीक है। अब 4.5 को उस तरफ जब भेज देंगे तो घट जाएगा ये 204 में से, तो 4.5 घटाएंगे। देखो अगर 4 पूरा घटाएंगे तो 200 बचेगा, लेकिन 0.5 और घटाना है, यानी कि 199.5 बचेगा। तो 199.5 किलोमीटर पर आवर जो है इसकी क्या हो गई, स्पीड हो जाएगी रेलगाड़ी की, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फिर से सिंप्लीफिकेशन का सवाल आ गया। सिंप्लीफिकेशन के सवाल में मैंने बताया था बॉडमस में सबसे पहले ब्रैकेट में सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, तो छोटा ब्रैकेट यहाँ पर है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, पहले किया जाता है भाग, तो इसमें भाग करेंगे 3 का 9 में, तो 3 × 9 3 आएगा। फिर 2 गुणा में रखा है तो यहाँ पर 3 दूनी 6 हो जाएगा। फिर 15 में से 6 यहाँ पर घटा देंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। यानी कि जब हमने ये वाला जो छोटा ब्रैकेट है इसको पूरे को सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आया, 9 आया निकल के, ठीक है। अच्छा अब देखेंगे बीच वाला ब्रैकेट, तो ये 11 - 9 बचा, यहाँ पे 11 में से 9 यहाँ पे जाएगा तो 2 बचेगा। यानी कि इतना सॉल्व करने के बाद हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। अच्छा अब 21 में से 2 यहाँ पे घट जाएगा, तो 21 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 19, ठीक है। 21 में से 2 घटाएंगे 19, यानी इतना हो गया। अब 41 में से 19 घटाना है हमें, तो 41 में से 19 घटाएंगे, 11 में 9 जाएगा 2, 3 में 1 जाएगा 2, 22 आ जाएगा इसका आंसर, कितना 22। देखो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, छोटे ब्रैकेट से स्टार्ट करो और इसको यहाँ से ऐसे सॉल्व करते चले आओ बस, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक संख्या में 50% की वृद्धि करने पर 2550 रुपये प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 50% की पहले हम फ्रैक्शन वैल्यू जब निकालेंगे तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। यानी कि 50% की वृद्धि का मतलब क्या है, पहले संख्या 2 थी 3 कर दी हमने, तो संख्या वृद्धि करने पर कितनी होगी 25 3, पहले वाली संख्या ये है और बाद वाली संख्या ये है, लेकिन हमारे सवाल में बाद वाली संख्या वृद्धि के बाद वाली 25 30 है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25 30 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से इसको काट देंगे, ठीक है। 3 8 24 25 और 1 बचा, ठीक है, 1 और 5 15, 3 5 15, 850 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। हमें निकालनी 2 यूनिट की वैल्यू है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 850 का डबल, यानी कि 0 5 दूनी 10 8 दूनी 16 17, तो 1700 हो जाएगी वह संख्या हमारी, कितनी 1700, ठीक। तो 1700 इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 2 मित्रों चेतन विपुल की मासिक आय इतनी है, उनमें से प्रत्येक 96,000 रुपये प्रति माह बचाता है। यदि इनके मासिक व्यय इतने रुपए हैं तो चेतन की मासिक आय ज्ञात करनी है हमें। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो इनकी आय दी हुई है, क्या दी हुई है इनकी आय, किसकी, चेतन की और विपुल की, ठीक है। चेतन की आय मैं मान लूँगा 5x है और विपुल की आय मैं मान लूँगा 7x है, ठीक है। ये चेतन की 5x यहाँ से और इसकी विपुल की 7x। अच्छा और इनका जो आय के बाद जो खर्चा है यहाँ पर खर्चे का अनुपात भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख दूंगा व्यय, तो व्यय कितना हो जाएगा 1:3 रेशियो है, तो मैं मानूंगा यहाँ पर y जो है इसकी चेतन की खर्चा है और 3y जो है किसका खर्चा है, इसका विपुल का, ठीक है। तो इसमें मैंने y गुणा करा दिया। अच्छा अब दोनों की जो क्या है बचत है ना, जो बचत दोनों की बराबर है, ठीक है। यानी कि इसकी बचत कितनी हो जाएगी, देखो 5x कमाता है y खर्चा करता है, तो कितना बचा पाएगा 5x - y, और विपुल जो है 7x कमाता है और 3y खर्चा करता है, तो कितना बचाएगा 7x - 3y। यहाँ से आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अच्छा अब सवाल में दोनों की बचत 96,000 दी हुई है, कितनी दी हुई है 96,000, यानी कि दोनों की बचत यहाँ पर सेम है, तो सेम है जब दोनों की बचत, तो दोनों की बचत को हम क्या कर देंगे बराबर में कर देंगे, 7x माइनस यहाँ से 3y, ठीक है। अब देखो 5x 7x के साथ जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, घट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2x, ये 3y यहाँ पर माइनस का है, इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस के 3y में से y जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2y, ठीक है। और यहाँ से 2 से 2 हम यहाँ पर खत्म कर देंगे, तो x बराबर y हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। या फिर कह सकते हैं हम x/y बराबर 1/1, यानी कि इन दोनों का रेशियो आया है 1/1, ठीक। तो हमें निकालना क्या है इनका, हमें चेतन की क्या निकाल ली है, चेतन की आय निकाल ली है, मासिक आय, ठीक है। यानी कि हमें 5x का मान निकालना है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ से देखो पहले इस वाले समीकरण को देंगे 5x - y को, तो 5x की वैल्यू 1 है माइनस y की वैल्यू भी 1 है, तो 5 - 1 कितना बचा 4, ये आ गई हमारी बचत। देखो बचत का समीकरण था ये हमारे पास 5x - y, ठीक है। और तो मैंने इसका जो है इसमें सिंपली वैल्यू रख दी, x की भी 1 और y की भी 1, तो हमारे पास कितनी बचत आ गई 4, यानी कि 4 यूनिट बचत है, लेकिन सवाल में बचत है कितनी 96,000,
यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू 96,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू वहाँ पर कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8, 4 24,000 जो है 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, जब 1 यूनिट की वैल्यू 24,000 है तो हमें चेतन की आय निकालना है। तो चेतन की आय कितनी है 5x, x का मान कितना निकाला था हमने यहाँ से 1, यानी कि 5 हो जाएगा। 5x का गुणा 5 गुणा 1 में करवाएंगे तो 5, यानी कि हमें 5 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुणा 24,000 नहीं हो जाएगी, बताइए आप लोग। तो 5 गुणा 24,000 हो जाएगा, तो 24 पंचे 120 होता है और 3 जीरो पहले से हो जाएंगी ये। तो चेतन की जो हमारी मासिक आय हो जाएगी वो 1,20,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि 5 संख्याओं का योगफल 655 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 70 है, तीसरी संख्या इतनी है, तो शेष संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अच्छा, 5 संख्याओं का योगफल है 55, यानी कि अगर 5 संख्या मान लें उनको जोड़ दें तो 655 आएगा। ठीक है, और 2 संख्याओं का औसत यानी देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये 5 संख्याएं थी। इन 5 संख्याओं को जब जोड़ेंगे तो हमारे पास 655 आएगा। लेकिन 2 संख्याओं का औसत यानी कि a प्लस बी बाई 2, ये कितना दिया है हमें 77। अब ये 2 बटे में 2 होगा औसत का, इसको हम 2 का गुणा यहाँ पे करा देंगे, यानी कि 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154, यानी कि a प्लस बी का मान कितना हो गया 154। और तीसरी संख्या c का मान हमारे पास है 123। ठीक है, c का मान हमारे पास 123 है। दोनों को जोड़ेंगे 4 3 7 और 5 और 2 7 और 2 277, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया 277। अच्छा, अब आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या मैं a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे जब 277 रख दूंगा तो उस तरफ जाके घटेगा नहीं घटेगा, तो इसको घटा देंगे 270 को यहाँ से। 15 में से 7 जाएगा 8, 14 में से 7 जाएगा 7, तो 5 में से 2 जाएगा 3, 378 आ गया हमारे पास किसका मान, d प्लस ई का। लेकिन हमें तो इसका क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत निकालने की 2 संख्याएं हैं, तो 2 का इसमें भाग करेंगे। 2 का जब हम इसमें भाग करेंगे तो आएगा 19 दूनी 38, नहीं 18 दूनी 36 और एक बचा 2 नंबर 18, 189 आ जाएगा d प्लस ई का औसत, यानी कि लास्ट की जो 2 संख्या हैं उनका औसत कितना हो जाएगा 189। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 20% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है। ऋण दिया गया, मूलधन निकालना है हमें। ठीक है, देखो हमें क्या ज्ञात करना है, मूलधन। तो इसके लिए मैं ट्री मेथड का यूज भी कर सकता हूँ 3 वर्ष के लिए। ठीक है, तो चलो मैं इसमें ट्री मेथड का यूज करूँगा। तो ट्री मेथड में 3 साल के लिए क्या किया जाता है, पहले यहाँ पे ये जो होता है यहाँ पे ये होता है मूलधन। ठीक है, और ये 3 होते हैं, इन तीनों को जब हम जोड़ते हैं तो ये आता है हमारा यहाँ से साधारण ब्याज निकल के। ठीक है, लेकिन फिर 3 गोले यहाँ से और बनाए जाते हैं, 2 और 3। ठीक है, और फिर एक गोला और बिल्कुल अलग से बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में ये। ठीक, तो देखो ये 3 समान रहते हैं, इन तीनों में सेम वैल्यू आएगी, इन तीनों में सेम वैल्यू आएगी, इसमें अलग वैल्यू आएगी, तो मैं यहाँ पे लास्ट वाले मानूंगा 1। ठीक है, अच्छा ट्री मेथड में क्या किया जाता है कि जो जैसे परसेंटेज कितना दिया गया 20%, अगर मैं मूलधन से नीचे साइड आऊँगा तो मैं डायरेक्ट मूलधन में 20% निकालूंगा। लेकिन मैं अगर नीचे से ऊपर के साइड जाऊंगा तो फिर मैं उल्टा करूंगा, यहाँ पर 100/20 करूंगा। ठीक है, यानी कि उल्टा कर दूंगा। अब जैसे इसमें सबसे नीचे मैंने 1 मान लिया। ठीक है, तो इसका मैं जब 1 का 20% ना निकाल के 100/20 करूंगा इसको, तो ये आएगा 20 5 105, यानी कि यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे भी 5 आ जाएगा। ठीक, अच्छा, या फिर इसको देखो दूसरे तरीके से देखो, 20% की जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। ठीक है, तो देखो मैंने सबसे पहली संख्या मान ली 1 नीचे वाले में। ठीक है, अब क्या किया जाता है, इन तीनों में जो नीचे की संख्या है इसको हम लिख देंगे 3 बार, फिर इस 5 का गुणा करवाएंगे इसी में, तो 25 हो जाएगा, तो इन तीनों में लिख देंगे 25 25, फिर 25 में 5 का नीचे 5 है ना, ये इस 5 का गुणा हर बार ऊपर करवाया जाता है। देखो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आई थी 1/5, तो मैंने जो पहले ऊपर 1 लिखा था इसको मैंने सबसे पहले यहाँ लिख दिया। ठीक है, कहाँ पे, सबसे नीचे मैंने पहले यहाँ पर इसको 1 लिख दिया, ऊपर था जो ये वाला। फिर मैं क्या करूँगा, 5 का गुणा करवाते जाऊँगा ऊपर, तो पहले मैं 1 में 5 का गुणा करवाऊँगा तो यहाँ पे 5 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 5 लिख दिया और यहाँ पे तीनों जगह सेम वैल्यू रहती है क्योंकि। ठीक है, फिर जब इन तीनों जगह सेम वैल्यू रहेंगी तो इसमें मैं एक बार 5 का गुणा फिर से करा दूंगा, तो क्या हो जाएगा 25, तो इन तीनों की जगह पे 25 आ जाएगा। अब 25 में फिर 5 का गुणा करवा दूंगा मैं, तो यहाँ पर कितना निकल के आएगा 125, यानी कि मूलधन हमारा 125 यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक बात समझने की यहाँ से कोशिश करना मेरी कि जो अंतर होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, तो देखो ये होता है हमारा साधारण ब्याज। ठीक है, और जब इन सबको जोड़ दिया जाता है, इन सबको, तो ये बन जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में कितना एक्स्ट्रा ऐड हुआ, ओनली इतना। ये जो 3 भाग हैं, ये वाला देखो मैं दूसरे कलर से दिखाने की कोशिश करूंगा, ये वाला एरिया है जो ये हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, यानी कि 5 + 5 10 + 5 15 और 1 16। साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 16 यूनिट आया। 16 यूनिट की वैल्यू सवाल में 240 है, कितनी है 240, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 एकम 16, 16 पंच 80, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 15। लेकिन हमें तो मूलधन निकालना है, मूलधन कितने यूनिट था 125 यूनिट निकाला था हमने, यानी कि 125 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 125 गुणा 15, तो 15 × 75 की 5 हासिल 7, 15 दूनी 30 7 37 की 7 हासिल 3, 15 एकम 15 3 18, यानी कि 1875 इस सवाल का हमारे आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर ये ट्री मेथड आपको अच्छे से सीखना है 2 साल के लिए 3 साल के लिए, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होता है ये सब
आपको अगर बहुत अच्छे से सीखना है कि आप लोग बहुत ही कम समय में कर दें तो आप लोग कमेंट जरूर कर देना। मैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का ट्री मेथड आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और इस तरीके से सवाल कभी गलत नहीं होता है ट्री मेथड से। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। इसका जो है हमें सरलतम रूप ज्ञात करना है। देखो पॉइंट 625 लिखा है। इसका हम सबसे पहले क्या करेंगे, बटे लगाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, कितने 1 2 3। देखो पॉइंट के बाद 3 अंक थे तो मैं 3 जीरो नीचे लिख दूंगा, ठीक है। अब इसको हम 25 से काटते जाएंगे तो जितना कट जाएगा लास्ट तक वही इसकी जो है सरलतम रूप हो जाएगा। 25 से इसको काटेंगे, 25 दूनी 50, बचेगा कितना 60 62 12, 25 पंचे 125, 25 से इसको काटेंगे तो 25 के 100 40 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। फिर 5 से काट देंगे 55 25, 5 से काट देंगे 5 40, तो कितना आ गया 5/8 जो इसके सरलतम रूप आ गया, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, देखो जैसा कहते जाए वैसा करते जाएंगे। 9 का क्यूब 729 लिख दिया, माइनस 2 का स्क्वायर 4 लिख दिया। यहाँ से 3 को जब हम 42 को हम 3 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 14 3 42, 14 बार में कटेगा। और 14 का जब स्क्वायर कराएंगे यहाँ पर तो 14 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 196, माइनस 6 प्लस 0। क्यों, क्योंकि जब 5 गुणा 0 कराएंगे तो 0 आएगा, ठीक है। अब देखो 729 में से 4 घटाएंगे 725 बचेगा, और 196 में से जब 6 घटाएंगे तो 190 बचेगा। दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ से दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5, ठीक है। दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5, और 9 2 11 की 1 हासिल 1, 7 1 8 9, 915 जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखो एक रेलगाड़ी है ए और स्टेशन एम से जो है चालू होती है और स्टेशन एन पर जाती है। तो जो ए नाम की रेलगाड़ी है ये स्टेशन एम से 7:20 पर चलती है यहाँ पर, ठीक है। और दिन में 2:20 पर पहुँच जाती है स्टेशन एन पर। और एक रेलगाड़ी है बी जो कि यहाँ पर खड़ी है, ये चलती है यहाँ से और एम तक जाती है, ये भी पहुँचती है 2:20 पर, लेकिन ये चालू कितने बजे होती है 9:20 पर। अच्छा, अब आप ये बताइए कि जो रेलगाड़ी ए है उसको समय कितना लगा एम से एन तक जाने में। तो 7:20 से चली थी 2:20 तक पहुंची। तो देखो 7 5 12 और 2 बजे, तो 7 5 और 2 7, यानी कि ए को जो टाइम लगा है समय लगा है जो ए को लगा है समय 7 घंटे, ठीक है। और जो बी को समय लगा कितना लगा है, बी 9:20 पे चली थी, पहुंची कितने बजे है 2:20 पर। तो 9 से 10 11 12 1 2 5 घंटे जो है इसको लगे हैं, ठीक है। तो बी को लगा समय है 5 घंटे और ए को लगा समय है 7 घंटे। अब आप लोग एक बात याद रखना हमेशा कि जो स्पीड होती है, क्या होती है स्पीड, वो समय का जो है उल्टा रेशियो होता है। यानी कि अगर समय इनका है 7:5 ए और बी का, तो इनकी स्पीड हो जाएगी 5:7, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो यानी कि ए की स्पीड हमारी 5 हो गई और बी की स्पीड हमारी 7 हो गई, ठीक है। तो यहाँ से अब देखिए, अब यहाँ से प्रोसेस दूसरी चालू होगी। देखो अब हम टोटल दूरी कैसे मानेंगे, देखो 7 और 5 था जो इन दोनों का मल्टीपल हम जो है टोटल दूरी मान लेंगे। तो यानी कि 7 पन्ना 35, एम से लेकर एन तक की जो दूरी थी 35 किलोमीटर की थी, ठीक है। अच्छा, तो ए ट्रेन थी जो उसकी स्पीड थी कितनी 5 किलोमीटर पर आवर मान लिया मैंने, ठीक है। तो मान नहीं लिया है, ये निकाला है, ठीक है, क्योंकि समय का उल्टा होता है रेशियो स्पीड का, ठीक। तो आप लोग यहाँ से समझने की कोशिश करना। 9:20 पर बी नाम की रेलगाड़ी थी जो 9:20 पर चली। तो 7:20 से 9:20 तक जब ए है, ए ने 2 घंटे में कितना कवर किया होगा, ए की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, तो 2 घंटे में इसने 10 किलोमीटर की दूरी यहाँ से यहाँ तक तय कर ली होगी ए ने, ठीक है। तो 9:20 पे ये कहाँ आ गई, 10 किलोमीटर दूर आ गई एम से, ठीक है। अच्छा, 9:20 पे यहाँ आ गई तो 10 किलोमीटर दूरी तो कम हो गई ना। अब ए जो है यहाँ से MNO मान लिया मैंने, अब ए जो है ओ से स्टार्ट करेगी और बी जो है यहीं से एन से स्टार्ट करेगी। अब इनके बीच में कितनी दूरी बची, तो ए जो है 10 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है पहले, टोटल थी दूरी 35 किलोमीटर। अब दूरी कितनी बची 25 किलोमीटर की दूरी बची, ठीक है। बटे में चाल लिख देंगे दोनों की। देखो दोनों की चाल कितनी हो जाएगी 7 और 5 12, 25 किलोमीटर की दूरी। अब देखो जोड़ी की में चाल मैंने, क्योंकि दोनों विपरीत दिशाओं से ट्रेनें आ रही हैं। तो 7 और 5 12 दोनों की चाल हो गई। और दूरी कितनी बची थी यहाँ से यहाँ तक की, देखिए जो दूरी बची है हमारी यहाँ से ओ से लेकर एन तक की वो 25 किलोमीटर बची है। अब 25 किलोमीटर की दूरी बची है और चालों को दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा जो समय है वो निकल आएगा कि जब दोनों ट्रेनें मिलेंगी, ठीक है। तो हमने टोटल दूरी 25 लिख दी यहाँ पर, और हमने जो है नीचे लिख दी दोनों की एग्जैक्ट स्पीड, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे 12 दूनी 24, 2 बचा प्लस 1 बचेगा शेषफल और बट्टे में 12। देखो 2 घंटे और 1/12 इतना आया। इसको मिनट में चेंज कर लेंगे तो 60 का गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा 12 पंचे 60। कहने का मतलब ये 2 घंटे और 5 मिनट बाद जो है दोनों ट्रेनें मिल जाएंगी आपस में, ठीक है। तो 2 घंटे 5 मिनट बाद, यानी कि 7:20 से जब ट्रेन चली थी तो 7:20 से नहीं, सॉरी 9:20 पे यहाँ पर पहुँच गई थी। 9:20 से हमने टाइम काउंट किया था यहाँ पर, ठीक है। 9:20 से जो है जब ट्रेन यहाँ से दोनों चली थी बराबर समय में, और 9:20 से चली थी तो 9:20 से 2 घंटे ज़्यादा कितना हो जाएगा 10:20 और 11:20, ठीक है। 11:20 तो हो गया, लेकिन 5 मिनट और है तो 11:25 जब हो जाएगा समय
तब जाके दोनों ट्रेनें क्या हो जाएंगी, मिल जाएंगी। ठीक है, अगर ये भी सवाल आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, क्योंकि समझाने की मैंने पूरी कोशिश करी है। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर 21 नंबर क्वेश्चन दोबारा से समझा दीजिए, तो मैं समझा दूंगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के सामने है कि रघु ने 1 रुपये में 10 टॉफियाँ खरीदी, 400% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी होंगी। अच्छा, 400% लाभ कमाना है उसको। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, देखिए उसने जो है क्या किया कि 10 टॉफी खरीदी उसने 1 रुपये में। ठीक है, 10 टॉफियाँ कितने रुपये में खरीदी, 1 रुपये में। ठीक है, अब उसको 400% का लाभ कमाना है। 400% का लाभ कमाना यानी कि जब 1 रुपये में खरीदी है उसने, तो उसमें 400% का लाभ 100 ऐड करके देखेंगे तो 500/100 ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि 5 रुपये में उसे बेचना पड़ेगा, तब जाके उसको 400% का लाभ होगा। यानी कि जब उसने 10 टॉफियाँ खरीद ली 1 रुपया में, अब वो जो है 400% का लाभ कमाएगा कब, जब वो जो है 5 रुपये में सब टॉफी बेचेगा। तो 5 रुपये में बेचेगा कितनी, देखो 10 टॉफियाँ थी उसके पास, यानी कि 5 दूनी 10, 2 टॉफी बेचेगा वो। ठीक है, 1 रुपये में कितनी, 2 टॉफी बेचेगा, तब जाके उसको 400% का लाभ होगा, यानी कि यहाँ से 4 रुपये का लाभ होगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। प्रथम 126 विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखो पिछले वाले सेट में आया था कि प्रथम 131, 132 और सम संख्याओं का औसत, इसमें पूछा है विषम संख्याओं का औसत। ठीक है, तो मैंने बताया था अगर सम है, ठीक है, प्रथम कितनी भी सम संख्याओं का औसत पूछ ले तो सम संख्याओं का औसत निकालने के लिए n+1 कर दिया जाता है, मतलब जितनी संख्याओं का पूछा है उसमें 1 जोड़ देंगे। और अगर विषम है तो विषम संख्याओं के औसत निकालने के लिए सिंपली जितनी संख्या होती हैं वही उनका औसत हो जाता है। ठीक है, तो 126 संख्याएं थी तो 126 इनका औसत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे कह रहा है कि 3 मित्र एक साथ दौड़ने का अभ्यास कर रहे हैं। पहला मित्र दौड़ का चक्कर 12 मिनट में, दूसरा मित्र 18 मिनट में, तीसरा मित्र 24 मिनट में पूरा करता है। यदि वे तीनों एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तो कितने मिनट बाद वे तीनों चक्कर को दोबारा एक साथ पूरा करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले पहला करता है 12 मिनट में, दूसरा करता है 18 मिनट में और तीसरा करता है 24 मिनट में। अब हमें इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है, लासा लेना है, तो जितना लासा आएगा वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लासा कैसे लेंगे, देखो यहाँ से 12 के जब हम गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएंगे, और 18 के जब हम करेंगे गुणनखंड तो 3 गुणे 3 गुणे 2 हो जाएगा। 24 के करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे और 2 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम आएगा कितना आएगा बताइए। देखो 2 इसमें 2 बार है, इसमें 1 बार है, इसमें 3 बार है, तो 3 बार 2 लेंगे, क्योंकि जो ज़्यादा बार होता है उसी को लिया जाता है। इसमें 3 1 बार है, इसमें 3 2 बार है, इसमें 3 1 बार है, तो यहाँ पर 3 2 बार है तो 2 बार 3 ले लेंगे। ठीक है, अब इसका देखो लासा कितना आया, 3 3 का 9, दूनी 18, दूनी 36, दूनी 72, यानी कि 72 मिनट बाद जो है वो तीनों दोबारा चक्कर में एक साथ घूमेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। एक लड़की 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्कूल जाती है, 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस आती है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। सिंपल, कुछ नहीं करना है। औसत चाल निकालने के लिए एक फॉर्मूला याद रख लेना, 2ab/a+b। ठीक है, तो 2ab/a+b मतलब ये है 2, a का मतलब 6 और b का मतलब 18 बटे में a+b का मतलब 18 + 6 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो इसको काट देंगे 6 चौके 24 और 2 से इसको काट देंगे 2 दूनी 4 और 2 से इसको काट देंगे 2 नम 18, यानी कि औसत चाल उसकी कितनी होगी 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखिए दोस्तों 26 नंबर सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कि कह रहा है 36 किलोग्राम वाला गेहूँ है कोई, उसको जो है 45 किलोग्राम वाले 55 किलो गेहूँ के साथ मिलाना है और मिश्रण जो है 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो जाए। ठीक है, तो 20% का लाभ हमें इसमें चाहिए, वो कह रहा है। तो देखो 50 रुपये में बेचने पर तब हो ना 20% का लाभ, यानी कि ये 50 विक्रय मूल्य दिया गया है, ये सब क्रय मूल्य है, तो 50 जब विक्रय मूल्य दिया गया है और 20% का लाभ दिया गया है तो उल्टा करके हम इसका क्रय मूल्य नहीं निकाल सकते हैं। ऐसे 50 का विक्रय मूल्य था, 20% का लाभ था, तो मैंने 100/120 कर दिया, यहाँ से क्रय मूल्य निकल जाएगा हमारा। इसकी 0 से ये 0, इसकी 0 से 50 की 0 से इसकी 0 काट देंगे और 4 से इसको काटेंगे, 4 × 12, 4 से इसको काटेंगे 25 बार में कटेगा, 25 × 5 125/3, यानी कि जो पूरा मिश्रण है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 125/3। इसको जब काटेंगे 3 चौके 12, 3 एकम 3 और 3 छंग 41.6 आएगा। कितना आएगा 41.6। ठीक है, तो 41.6 आ गया मिश्रण का CP। अच्छा, 36 किलोग्राम रुपया जिसका जो है प्रति किलोग्राम रुपया जो है लागत मूल्य था, वो हमने मान लिया कि x किलोग्राम गेहूँ था। ठीक है, कितना था x किलोग्राम गेहूँ, और इसके बाद इसको हमें ऐड करना है 45 रुपये प्रति किलोग्राम वाले 55 किलो गेहूँ के साथ में। ठीक है, बराबर में टोटल जो मिश्रण बनेगा हमारा तो कितना हो जाएगा, x किलो था पहली प्रकार का गेहूँ और 55 किलो था दूसरे प्रकार का गेहूँ, और दोनों का मिश्रण का जो हमने अभी निकाला है ये क्रय मूल्य 41.6 था। कितना था 41.6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x का मान जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से जो है थोड़ी सी कैलकुलेशन इस सवाल में हो जाएगी, और इसका अगर कोई छोटा तरीका होता है तो मैं आपको इसको शॉर्ट के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल मुझे इसका यही तरीका पता है। ठीक, तो यहाँ से ये हो जाएगा 36x प्लस, जब 45 का 55 में गुणा कराएंगे तो यहाँ से ये आएगा हमारे पास 24/75। ठीक है, बराबर
देखो 41.6 का x में गुणा कराएंगे तो ये आएगा 41.6x प्लस, जब 41.6 का जब 55 में गुणा कराएंगे तो ये आएगा 2288। आप लोग गुणा करा सकते हैं, मैं पहले से गुणा करा लिया हूँ अलग से, ठीक है, इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ताकि वीडियो का टाइम वेस्ट ना हो। अब देखो 36x यहाँ पर है और 41.6 यहाँ पर है, तो 36x उस तरफ जाएगा तो 41.6 में से जब हम घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 5.6x, ठीक है, और 2288 है ये जो, इसको जब हम इस तरफ लाएंगे 2475 में से घटाएंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 187 बचेगा, ठीक है, तो 187 आ गया। अच्छा 5.6 बराबर 187 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 187 बटे 5.6, और दशमलव हटाएंगे यहाँ से एक जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है, जब हम 56 का भाग इसमें करेंगे तो हमारा लगभग 33 के आसपास जाएगा, कितना, लगभग 33 के आसपास, ठीक, तो जब लगभग 33 के आसपास जाएगा तो इसका जो है 33 के आसपास में ओनली 32 है, तो 32 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए बताते हैं क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है कि इस वर्ष में 20% वृद्धि के बाद एक लैपटॉप का वर्तमान मूल्य 78,000 रुपये है, पिछले वर्ष लैपटॉप का मूल्य कितना था, ठीक है, पिछले साल निकालना है, ठीक, 20% की वृद्धि के बाद। अच्छा तो 20% की वृद्धि, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो 20/2500 1/5 होता है, यानी कि वृद्धि हुई है, यानी कि पहले अगर मूल्य 5 था तो 1 की वृद्धि होगी 6 हो गया, ठीक है, लेकिन जो लैपटॉप की वर्तमान मूल्य की कीमत हमें सवाल में तो दी हुई है 78,000, लेकिन हमारे हिसाब से 6 है, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 78,000, 6 यूनिट की वैल्यू 78,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 से इसको हम काट देंगे, 6 कम 6 13 13,000 हो जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू। हमें निकालना क्या है, लैपटॉप का पिछला मूल्य, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू हमें चाहिए, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 13×65,000, यानी कि 65,000 रुपये जो है लैपटॉप की पुरानी कीमत थी बढ़ने से पहले, ठीक है, तो 65,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आप लोगों के सामने है, कह रहा है रमणीक ने 1,45,600 से एक व्यवसाय आरंभ किया, 5 महीने के बाद सोमेश 1,50,400 के साथ उसके साथ जुड़ गया, वर्ष के अंत में उन्होंने लाभ किस अनुपात में बांटना चाहिए। देखो लाभ निकालना है, तो जो रणमीक था उसने जो क्या किया 1,45,600 रुपये पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किए, ठीक है, और एक दूसरा बंदा आया, कौन सा, सोमेश नाम का एक दूसरा बंदा आया, उसने 1,50,400 रुपये कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किए, 5 महीने बाद आया था, जब 5 महीने बाद आया था यानी कि उसने 7 महीने के लिए इन्वेस्ट किया होगा, ठीक है। तो बस अब यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे। देखो रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे इसकी पोस्टमार्टम, मतलब काटा पीटी, इसकी 2 जीरो से यहाँ से इसकी 2 जीरो खत्म कर देंगे, ठीक है। अब देखो अब काहे से कटेगा ये, इसको काटेंगे हम पहले 4 से काटेंगे, 4 3 12, इसको हम 4 से काटेंगे, 4 3 12, 3 जीरो 4 7 28 29 30, 4 6 24, 376 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब हम काटेंगे इसको 3 से, कटेगा, बिल्कुल कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 7 3 10 6 16, नहीं कटेगा 3 से। तो चलिए 3 से ना काट के पहले हम इसको 7 से काटते हैं, ठीक, 7 से इसको हम काटेंगे यहाँ पर, 7 दूनी 14 और 7 8 56, 208 आ गया यहाँ पर, ठीक। अब जब 208 आ गया तो अब हम काटेंगे 2 से, 2 एकम 2 0 2 चौके 8, इसको 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर काटेंगे इसको कितने से, 2 से, 4 से कटेगा क्या, 4 से कटेगा, देखो 4 दूनी 8 और 2 6 4 6 24, 4 से काटेंगे, 4 चौके 16 17 18 2 8 4 7 28 47, इस तरफ 47 बचा, इस तरफ 26 गुणे 3 बचा ये, ठीक है। तो 26 3 होता है 78 अनुपाते, और इस तरफ क्या बचा था हमारे पास ओनली 47, 78 अनुपाते 47 जो है उनका लाभ का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। देखो ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ठीक, जैसा सवाल कहेगा वैसे हम कर देंगे, ठीक है। तो 29 नंबर में हम लोग करेंगे यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन। देखो यहाँ पर सबसे पहले हम ऊपर वाली साइड को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक। और कुछ बन रहा है क्या दोस्तों यहाँ पर, देखो जब ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो ये आएगा 4 एकम 4 और 1 5, 5/4, या फिर इसको दशमलव में जब हम निकालेंगे तो ये आएगा 1.25, ठीक है, प्लस 18.75, ठीक है। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 18 और 1 19 और 0.75 और 0.25 से एक और बन जाएगा तो 20, यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर आया 20। अब माइनस करेंगे, अब इन दोनों को सॉल्व करो पहले, तो देखो 12 तो ये है ही पहले से, इसमें पॉइंट में जब चेंज करेंगे तो दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 76 18 फिर 76 18 12.33 आ जाएगा इसमें। जब इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 7 पहले से है ही, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, और 9 7 54 9 7 63, लगभग 7 बार जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इसको 1 3 गायब कर देंगे, 7 3 10 की 0 वहाँ से ले, तो 7 3 10 की 0 वहाँ से ले 20, 20 माइनस 20 ऊपर बचेगा, जब ऊपर 0 हो जाएगा तो फिर पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल अप्रॉक्स में आएगा ये आंसर, फिर डायरेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो जब ऊपर 0 तो नीचे भी पूरा 0। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 1200 रुपये की राशि 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
कितने महीनों में, ये 1348.32 हो जाएगी, महीनों में पूछा उसने, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, 12 महीने देखो 1200 रुपये की राशि है कोई, ठीक, 6% की दर है, निकाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। देखो मूलधन मिश्रधन हमें कितना दिया है 1348.32, मिश्रधन बराबर क्या होता है मूलधन यानी कि 1200 ब्रैकेट में 1 प्लस दर है 6% बटे समय का हमें कुछ मालूम नहीं है, ठीक है। अब देखो ये जो 1200 यहाँ से गुणा में होके भाग में आ जाएगा बटे में, जब बराबर के उस तरफ ले जाएंगे दशमलव हटाएंगे, यहाँ से 2 जीरो और बढ़ा देंगे, ठीक। अब हम सिंपली यहाँ से 12 को हटाएंगे, काट देंगे, ठीक है। कैसे काटेंगे देखो, 12 से इसको काटेंगे, 12 एकम 12 और 2 4 जीरो हो जाएंगी, और 12 से जब हम इसको काटेंगे तो 12 एकम 12 13 1 और 4 14 बचेगा, 12 एकम 12 13 14 2 और 8 12 दूनी 24 4 3 12 36 12 3 36 और 4 और 3 7 12 12 6 72 तो 11 236 आ गया ऊपर, ठीक है। अच्छा अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो 11 गलत काट दिया दोस्तों, 12 से काटेंगे, 12 एकम 12 13 1 4 12 एकम 12 13 14 2 8 12 दूनी 24 और 4 28 4 3 और 12 3 36 43 12 3 36 4 3 7 2 12 5 4 12 6 सही तो है, सही है दोस्तों। देखो ये आ गया 11 236। अच्छा अब जो है जब इसको सॉल्व करेंगे इस तरफ वाले को, तो यहाँ से देखना आप लोग कि ये जो है कितने से कटेगा, 2 से, 2 तिहाई 6, ठीक है, 2 तिहाई 6, या फिर 2 तिहाई 6 ना करो, सीधे इसको जब सॉल्व करेंगे तो 106 बटे 100 हो जाएगा, ये कितना 106 बटे 100 की पावर n। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो 11,236 लिखा है ये 106 का वर्ग होता है, और ये 10,000 नीचे लिखा है ये 100 का वर्ग होता है, तो इन दोनों का वर्ग बराबर हो जाएगा कितना। अब देखो बेस दोनों में समान है, यहाँ पर 106 बटे 100 106 बटे 100, तो डायरेक्ट n का मान कितना हो गया 2, यानी कि 2 साल के लिए उसने जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर थी 2 साल के लिए, 2 साल का मतलब 24 महीने, 12 दूनी 24 महीने, ठीक है। चलिए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 8 संख्याओं का योगफल इतना है, उनका औसत ज्ञात करना है, हमें कुछ नहीं करना है। देखो कल भी आया था सवाल, योगफल इतना है, औसत ज्ञात करना है, 8 का भाग कर देंगे, 8 का 8 0 8 45 105 हो जाएगा, खत्म, ठीक। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं। 32 नंबर देखिए, एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 59,500 रुपया ग्रेट इंडियन फेस्टिव सेल के दौरान इसे 47,600 में बेचा गया है, छूट ज्ञात करना कितने की मिली है। देखो 59,500 था अंकित मूल्य, ठीक है, 47,600 में इसको बेचा गया, कितने की छूट दी गई, 15 में से 6 गया 9, 8 में से 7 गया 1, 1900 रुपये की जो है छूट मिली, कितने में 59,500 में, मल्टीप्लाई करा देंगे 100 का, ठीक है, 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो खत्म कर देंगे। अब देखो अब ये कितनी बार में कटेगा, यहाँ से अप्रॉक्सली कितने बार में कट सकता है ये, देखो यहाँ पे सही किया है ना कि नहीं किया है, 2 जीरो से 2 जीरो, 15 में से 6 गया 9 बचेगा, 8 में से 7 गया 1 बचेगा, और यहाँ पर भी 1 बचेगा, वही तो मैं कहूँ कुछ गलत है, यानी कि 11,900 रुपये का जो है टोटल छूट मिली है, कितने में 59,500 में। बस आप इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। जब हम इसको देखो इसमें जब हम 2 को गुणा करा देंगे नीचे वाले में, इसको जब हम इससे काटेंगे तो ये 20 बार में पूरा कर जाएगा, आप लोग गुणा करा कर देख लेना 2 का, ठीक है, तो 20% की छूट जो आ जाएगी, ठीक। तो चलिए देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, कौन सी संख्या 4 9 दोनों से विभाजित। देखो 4 से विभाजित का नियम होता है कि जो लास्ट के 2 अंक होते हैं उनको भाग करके देख लो, 4 7 28 पहला कटेगा, 4 3 12 दूसरा भी कटेगा, ये नहीं कटेगा और ये भी 4 से नहीं कटेगा। अब 2 ऑप्शन है हमारे पास, इन दोनों को एलिमिनेट करना है हमें, ठीक है, दोनों ऑप्शन में से दोनों को देखना कौन से सही हो सकते हैं। अब 9 का नियम लगाना है हमें, 9 का नियम होता है कि सबको जोड़ दो, अगर 9 का भाग चला जाए तो वही आंसर हो जाएगा। देखो इसमें जोड़ेंगे 4 और 5 9 और 1 10 और 2 12, क्या 12 9 से कटता है, नहीं कटता, यानी कि दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। 7 और 1 8 8 और 2 10 10 और 8 18, क्या 18 9 से कटता है, बिल्कुल कटता है, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा 4 और 9 दोनों से कट जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखो फिर से सिंप्लीफिकेशन का, तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2 चौके 8 4 4 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा 0, यहाँ पे 0 आ गया, 0 का भाग 2 में करेंगे तो यहाँ पे भी 0, यानी कि ये सब इतना कितना हो गया 0 हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो 48 में 3 का भाग करेंगे 16 आ गया, 16 माइनस 0 करेंगे 16 ही रहेगा। अब देखो ये 36 है और माइनस 16, 36 में से सब 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा 20। अब देखो 41 बाहर बचा माइनस 20, तो 41 में से 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा 21, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं इस वीडियो का। 2 बैंक ए बी 3% 3.5% 6% की दर से ऋण देते हैं। चेतन प्रत्येक बैंक से इतने रुपए की राशि उधार लेता है। 3 वर्ष बाद चेतन को बैंक द्वारा साधारण ब्याज की राशियों में भी धनात्मक अंतर। ये सवाल जो है मैंने पिछले सवाल में भी बताया था और फिर से इस सवाल में आ गया है, ठीक है। तो इस सवाल को आप लोग करके बताना कि मैं बता दूं। तो चलिए मैं बता देता हूँ। देखो 6% और 3.5% की वैल्यू है, दर है,
ठीक है। तो इनके जब रेशियो का हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 2.5%। 1 साल के लिए 2.5%, 3 साल के लिए कितना हो जाएगा 7.5%। बस यही हमें निकालना था, यानी कि जो 4,40,000 लिखा है 4,40,000 इसका हम निकालेंगे 7.5%, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो हम लौटाएंगे यहाँ पे 0 और 3 0 से 3 0। अब बस सिंपली कुछ नहीं करना है, 44 गलत कर दिएगा कुछ, यहाँ पे 4 0 थे ऊपर दोस्तों, तो 440 बचेगा, ठीक है। और गुणा 75 करा देंगे, जब इनका गुणा कराएंगे इसमें तो आएगा हमारे पास 33,000, ठीक है। तो 33,000 रुपये जो है दोनों की राशियों का अंतर हो जाएगा सिंपल। तो ये थे हमारे आज के वीडियो के पूरे 35 क्वेश्चन, और जो कि 2 मार्च की जो तीसरी शिफ्ट थी वो हमने देखी इस वीडियो के माध्यम से। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा है दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करते हैं, क्योंकि मैं वीडियो के बीच में कभी भी लाइक और सब्सक्राइब के लिए नहीं बोलता हूँ, ठीक है। नया चैनल है मेरा और आप लोगों के सपोर्ट की मुझे सख्त ज़रूरत है, ठीक है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे लाइक व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स वगैरह बढ़ेंगे मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा आपको पढ़ाने का। क्योंकि दोस्तों देखो, मेरा जो है एक उद्देश्य है कि मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक, और खासकर मैथ पढ़ाना। तो आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। बस दोस्तों लाइक कर दिया करें वीडियो को, एक लाइक चाहिए मुझे, और कमेंट एक प्यारा सा, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक प्यारा सा कमेंट, और अगर कोई सजेशन है वीडियो में तो उसके लिए भी कमेंट करना है, ठीक है। और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो आपको मैं डालता रहूँगा, ठीक। और अभी तो हम आरपीएफ कांस्टेबल के कर रहे हैं, उसके बाद हम अभी जो एएलपी के हुए थे उसके करेंगे, और आरपीएफ एसआई के भी हुए थे उसके करेंगे, टेक्नीशियन के हुए थे उसके करेंगे। तो मतलब मैथ के क्वेश्चन जो हैं रेलवे के हों चाहे एसएससी के हों, सभी हम इस चैनल के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा। अभी हम एक वीडियो एक दिन में देते हैं, फिर जो है हम लगातार 2-2 3-3 वीडियो देंगे, जैसा अच्छा रिस्पॉन्स अगर आएगा तो, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लगा लेते हुए आपका इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे कल के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।